हेलो बच्चों, तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का लेक्चर नंबर 4 और आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो हेडिंग लगा देते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, इससे पहले जो मैं 3 लेक्चर किया था उन तीनों लेक्चरों में हमने ये देखा था कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, उस पर जो प्रकाश के परावर्तन में कैसे प्रतिबिंब बनता है, उसके आंखिक प्रश्न कैसे होते हैं, सारी चीजें हमने देख रखी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर जाकर सर्च करिए कैरियर क्लासेस 1.0 या फिर डिस्क्रिप्शन में भी नीचे इसका लिंक हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो हमने वहाँ पे परावर्तन के जो परिभाषा था, उस परावर्तन का परिभाषा को एक बार फिर से बताता हूँ। हमने बताया था परावर्तन का परिभाषा में कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह पर पड़ती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो, उसी माध्यम में लौटती है तो उस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन जो अपवर्तन की क्रिया होती है, यहाँ हमें कम से कम 2 माध्यमों की जरूरत पड़ती है, यानी कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तब वहां पे क्या घटनाएं घटित होती हैं, यही हमें पढ़ना है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका सबसे पहले परिभाषा लिख लो। क्या होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया एक माध्यम, ऊपर वाला माध्यम जो ले लिया, ये माध्यम ने हवा ले लिया। अब माध्यम को हवा बोलूं या फिर निर्वात बोलूं, दोनों बात क्या होती है, सेम होती है। और जो नीचे वाला माध्यम है, इस माध्यम को हमने क्या ले लिया, पानी ले लिया, ठीक है। और ये सतह है, जो सतह दोनों माध्यमों को क्या करता है, अलग करता है, ठीक है। तो जब कोई भी प्रकाश की किरण इस सतह पर आकर पड़ती है, ठीक है, तो जो किरण सतह पर आके पड़ती है, इस किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जो किरण सतह पर आके पड़ती है, इस किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे, ठीक है। और सतह के जिस बिंदु पर आकर पड़ती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो इस बिंदु का नाम हो जाएगा हमारा आपतन बिंदु हो जाएगा, ठीक है। इस बिंदु का नाम हो जाएगा आपतन बिंदु हो जाएगा। अब देखो हम क्या करते हैं कि जो हमारा आपतन बिंदु होता है, इस आपतन बिंदु पर एक लंब खींच देते हैं। इस आपतन बिंदु पर एक लंब खींच देते हैं और जो यही लंब होता है, इसी लंब का नाम हम दे देते हैं कि ये हमारा क्या है, अभिलंब, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो गया, हमारा अभिलंब हो गया, ठीक। अब देखो, जो प्रकाश की किरण है, जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। देखो, इस किरण को तो सीधा इस तरीके से आगे की तरफ निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये किरण आगे की तरफ ना जाके थोड़ा सा जो हमारा अभिलंब है, इस अभिलंब की ओर क्या होता है, मुड़ जाता है। तो देखो, अपने मार्ग से क्या हो गया, विचलित हो गया। जाना तो इसको कैसे चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था, लेकिन सीधे न जाके थोड़ा सा अभिलंब की ओर क्या होता है, मुड़ जाता है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज दिमाग में आएगा कि क्या हमेशा जो किरण होगी वो अभिलंब की ओर मुड़ेगी? नहीं, ये जरूरी नहीं कि हमेशा अभिलंब की ओर मुड़े। ये हमारा इस बात पे डिपेंड करता है कि प्रकाश की किरण किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है। अभी इसके थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कब अभिलंब की ओर मुड़ेगी और कब अभिलंब से दूर जाएगी। फिलहाल अभी के लिए हम इतना याद रखेंगे कि जब प्रकाश की किरण निर्वात से पानी में जाएगा तो हमेशा अभिलंब की ओर क्या होता है, मुड़ जाता है, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई ना। अब यहाँ से देखो, ये बात तो क्लियर हो गया ना कि अपवर्तन किसे कहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज हमने यहाँ पे बोला था कि पारदर्शी माध्यम, कि दोनों माध्यम कैसे होने चाहिए, पारदर्शी माध्यम होने चाहिए। पारदर्शी माध्यम इसलिए बोला है क्योंकि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, कि ऐसे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आर पार हो जाए, उसी को हम क्या कहते थे, पारदर्शी पदार्थ कहते थे। अगर ये मान लो कि ऊपर वाला जो माध्यम है, इसको तो मैंने पारदर्शी ले लिया, लेकिन नीचे वाला माध्यम जो है उसको अपारदर्शी माध्यम ले लिया। तो अगर मान लो अपारदर्शी माध्यम, जैसे यहाँ पे मैंने एक लकड़ी का गुटका रख दिया, तो लकड़ी का गुटका क्या हो जाएगा, हमारा अपारदर्शी माध्यम हो जाएगा। तो क्या प्रकाश की किरण इस दूसरे वाले माध्यम में आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। जब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में आएगी नहीं तो हमारा अपवर्तन की घटना होगा ही नहीं। इसीलिए हम यहाँ पे क्या रखते हैं कि दोनों माध्यम जो होता है कैसा होना चाहिए, पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। ये बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी किरण जो है जिसका अपवर्तन होता है, इस किरण को हम नाम दे देते हैं अपवर्तित किरण। इस किरण को हम नाम दे देते हैं अपवर्तित किरण। इस किरण को हम नाम दे देते हैं अपवर्तित किरण। अच्छा, सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये अपवर्तन,
ताकि ऊपर रहो वहां पे रहेगा, ठीक है। तो इसको नाम क्या दे देते हैं, अपवर्तित किरण नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अच्छा अब यहाँ पे देखो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है इस कोण को नाम दे देते हैं, इसको कोण को बोलते हैं आई, और इसका नाम जो होता है ये होता है हमारा आपतन कोण होता है, ठीक। इसको कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। इसी प्रकार से कि जो हमारा अभिलंब होता है, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसको आर बोलते हैं, और इसका नाम जो बोलते हैं ये होता है हमारा अपवर्तन कोण बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण बोलते हैं। तो एक हो जाएगा हमारा आपतन कोण, इसको कोण लिख दो, एक हो जाएगा हमारा आपतन कोण और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा अपवर्तन कोण हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। अच्छा यहाँ पे अगर कोई तुमसे परिभाषा पूछे एक लाइन की कि आपतित किरण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण किसे कहेंगे, उस किरण को कहते हैं जो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर आकर पड़ती है। दोनों माध्यमों को अलग करने वाला ये क्या है, यही तो हमारा जो सतह है, यही सतह तो हमारा दोनों माध्यमों को क्या करता है, अलग करता है। तो इस माध्यम पे जो किरण आके पड़ती है उसी को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और सतह की जिस बिंदु पर किरण पड़ती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। अब अभिलंब अगर कोई पूछे कि अभिलंब किसे कहते हैं, तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब ही हमारा क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है, ठीक है। और दूसरे माध्यम में जो किरण अपवर्तित होती है उसको क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं, ठीक। इसी तरीके से आपतन कोण किसे कहेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा। और हमारा जो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण क्या हो जाएगा, वो हमारा अपवर्तन कोण हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जो हमारा जो अपवर्तन है, इस अपवर्तन को हम रियल लाइफ में भी देख सकते हैं कि जैसे देखो अगर कोई तालाब है या कोई टैंक पानी की टंकी है, उसकी जो एक्चुअल गहराई होती है वो हमें नहीं दिखाई देती, यानी कि जो उसकी गहराई होती है वो एक्चुअल गहराई से हमें कम दिखाई देती है। वो इसलिए दिखाई देती है अपवर्तन की क्रिया की वजह से, ठीक है। इसी प्रकार से ये मान लो कि अगर कोई एक गिलास ले लो, इस गिलास में अगर पानी डाल दिया जाए, उसमें अगर मैं ये पेन डाल देता हूँ तो ये पेन हमें कैसी दिखाई देती है, तिरछी दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है, अपवर्तन की क्रिया के कारण ही होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है, यानी कि जब प्रकाश की किरण गिलास से निकलकर वापस जब वायु में आता है तो हम वो अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है। इसी कारण हमें ये पेन जो होता है वो तिरछा दिखाई देता है, ठीक है। तो ये अपवर्तन के कई सारे एग्जांपल है जो हमने रियल लाइफ में हम देख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है अपवर्तन में। चलिए एक नोट डाल के एक पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाल के एक पॉइंट लिखो कि अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की चाल तरंगदैर्घ्य बदल जाती है किंतु आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश की चाल तरंगदैर्घ्य बदल जाती है किंतु आवृत्ति नहीं बदलती है। अगर कोई प्रकाश का जैसे इसका अपवर्तन हुआ तो इसकी चाल भी बदल जाएगी, इसकी तरंगदैर्घ्य भी बदल जाएगी, लेकिन इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, हो गया, नोट कर लिया। चलिए इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो हमारा प्रकाश की चाल। अगला जो टॉपिक हम लेते हैं वो हमारा प्रकाश की चाल। तो देखो बच्चों हमें पता है कि प्रकाश की चाल जो होती है वो भिन्न भिन्न माध्यमों में कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है, यानी कि अलग अलग माध्यमों में जो प्रकाश की चाल होती है वो अलग अलग होती है। जैसे हम यहाँ पर देखें कि निर्वात में अगर हम बात करें कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, अगर निर्वात में प्रकाश की चाल बोलो या वायु में प्रकाश की चाल बोलो, दोनों बात एक ही होता है। तो इसका जो मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। और यही क्या होता है, सबसे अधिक होता है। सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल जो होती है वो हमारी किसमें होती है, निर्वात में होती है। उसके बाद एक दो और देखो, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि पानी में, अगर मैं पानी में प्रकाश की चाल की बात करूं तो ये होगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होता है प्रकाश की चाल। इसी तरीके से एक तीसरा ले लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर कोई कांच ले लेता हूँ, इस कांच में प्रकाश की चाल जो है वो हमारी होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि प्रकाश की चाल जो होती है विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। इतनी प्रकाश की चाल होगी। अब यहाँ से हमें दो टर्म डिफाइन करना है। एक टर्म जो है उसको हम बोलते हैं विरल माध्यम, एक टर्म जो होगा वो होगा हमारा विरल माध्यम, और दूसरा टर्म जो होता है वो हमारा होता है सघन माध्यम,
ठीक है, एक होगा हमारा विरल माध्यम और दूसरा जो होगा वो हमारा क्या होगा, सघन माध्यम होगा। जैसे अगर कोई दो माध्यम ले लिया जाए तो उसमें से कौन सा माध्यम विरल माध्यम है और कौन सा माध्यम सघन माध्यम है। जैसे हमने स्टार्टिंग में लिया था यहाँ पे कि ऊपर वाला माध्यम जो था इस माध्यम को हमने निर्वात लिया था और नीचे वाला माध्यम जो था इस माध्यम को हमने क्या लिया था, पानी लिया था। तो इसमें से कौन सा माध्यम हमारा विरल माध्यम है और कौन सा माध्यम हमारा सघन माध्यम है। ठीक है, तो अब देखो एक चीज और याद रखना कि जो विरल और सघन माध्यम होता है ये हमेशा सापेक्षिक होता है। अगर हम ये कहें कि केवल एक माध्यम, जैसे अगर मैं निर्वात दे दूं, अब कहूं कि ये बताओ ये हमारा विरल माध्यम है कि सघन माध्यम है, तो हम नहीं बता पाएंगे जब तक कि हम यहाँ पे कोई दूसरा माध्यम नहीं लेते हैं। तो हमेशा विरल और सघन माध्यम को बताने के लिए कम से कम हमें दो माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि विरल और सघन माध्यम जो होते हैं वो एक दूसरे के कैसे होते हैं, सापेक्षिक होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखो कि विरल और सघन माध्यम किसे कहते हैं, तो लिखो इसमें कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी उसे हम क्या कहेंगे, विरल माध्यम कहते हैं। ठीक है, उसके अगली लाइन में लिखो तथा जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी, तथा जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। तो अब क्लियर हो गया होगा कि विरल माध्यम किसे कहेंगे और सघन माध्यम किसे कहेंगे। तो जब हम दो माध्यम को कंपेयर करेंगे तो देखेंगे जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा है उसे हम कह देंगे विरल माध्यम और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम है उसे हम क्या कह देंगे, सघन माध्यम कह देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं कि जैसे यहाँ पे हम बात कर लें, एक माध्यम हम दे देते हैं निर्वात, एक माध्यम देते हैं कि ये निर्वात है और दूसरा माध्यम दे देते हैं यहाँ पे पानी है। अब हमें ये बताना है कि इन दोनों माध्यमों में से कौन सा माध्यम विरल माध्यम है और कौन सा माध्यम हमारा सघन माध्यम है। तो हमारा सबसे पहला काम यही होगा कि हम ये देखेंगे कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड और पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, अधिक है। तो निर्वात जो हो जाएगा ये हमारा कैसा बन जाएगा, विरल माध्यम बन जाएगा और पानी जो होगा ये पानी हमारा कैसा बन जाएगा, सघन माध्यम बन जाएगा। तो इस बात क्लियर हो गया कि हम जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी उसे विरल माध्यम और जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी उसको विरल माध्यम और जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी उसे हम क्या बोलेंगे, सघन माध्यम बोलेंगे। तो क्या हमेशा पानी सघन माध्यम होगा, नहीं होगा। जैसे देखो अगर मैं ये भी दूसरा एग्जांपल ले लूं, अगर मैं एक माध्यम पानी लेता हूं और दूसरा माध्यम यहाँ पे कांच ले लेता हूं, एक माध्यम पानी और दूसरा माध्यम कांच ले लिया, तो अब बताओ इसमें से कौन सा विरल माध्यम है और कौन सा सघन माध्यम है। तो सबसे पहले ये देखो कि किसमें प्रकाश की चाल अधिक है। तो पानी में प्रकाश की चाल होती है इतनी और हमारी कांच में प्रकाश की चाल इतनी होती है, तो किसमें प्रकाश की चाल अधिक है, पानी में प्रकाश की चाल अधिक है। तो पानी जो हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा और कांच जो हो जाएगा ये हमारा कैसा बन जाएगा, सघन माध्यम बन जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि हमने दूसरा माध्यम कौन सा लिया है। अगर मुझे यहाँ पे बताना है कि पानी विरल माध्यम है कि सघन माध्यम है तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि हमने दूसरा माध्यम कौन सा लिया है। अगर दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल पानी के प्रकाश की चाल से कम होगी तो तुम कह देंगे पानी हमारा कैसा है, विरल माध्यम है और ये दूसरा माध्यम जो होगा हमारा कैसा बन जाएगा, सघन माध्यम बन जाएगा। तो इसीलिए हमने बोला था कि विरल और सघन जो होते हैं ये दोनों कैसे होते हैं, सापेक्षिक होते हैं। कभी एक माध्यम को नहीं बता पाएंगे कि विरल माध्यम है कि सघन माध्यम है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। तो अगर हमसे कोई भी पूछे कि दो माध्यम को देखिए कौन सा माध्यम विरल है कौन सा माध्यम सघन है, तो सिंपल सी काम देखना है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी उसे हम कहेंगे विरल माध्यम और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी उसे हम क्या कहेंगे, सघन माध्यम कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसमें विरल और सघन में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। चलिए अब इसके बाद हमें एक चीज को और डिफाइन करते हैं कि जब प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण कभी भी विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम की ओर जाती है तो हमेशा जो प्रकाश की किरण होगी वो अभिलंब की ओर, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ेगी। हमेशा प्रकाश की किरण क्या होगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो हमेशा क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। और इसी के उल्टे में समझो कि जब कभी भी प्रकाश की किरण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो प्रकाश की किरण जो होगी वो अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर
हटेगी, अविलंब से दूर हटेगी। तो अब यहाँ के बाद तुम इसको पढ़ने के बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा कि कब प्रकाश की किरण अविलंब की ओर मुड़ेगी और कब प्रकाश की किरण अविलंब से दूर जाएगी। बस इन्हीं दो चीजों को याद रखना है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, अविलंब की ओर मुड़ जाएगी, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, अविलंब से दूर हट जाएगी। अच्छा, इसको ऐसे भी आप रखते हैं, देखो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है, और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। यानी कि जब प्रकाश की चाल अधिक से कम होती है तो वो अविलंब की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है। और जब प्रकाश की चाल देखो सघन माध्यम में क्या होता है, कम होता है, और विरल माध्यम में क्या होता है, अधिक होता है। तो जब प्रकाश की चाल पहले कम होगा फिर अधिक होगा तो अविलंब से क्या हो जाएगा, दूर हट जाता है। ठीक है। अच्छा, अब जो हमने पहला वाला चित्र बनाया था उसको वापस बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे कि ये हमारा दोनों माध्यमों को अलग करने वाला सतह हो गया। यहाँ पे हमने माध्यम हवा ले लिया था, यानी कि ये क्या हो गया, निर्वात हो गया। ठीक है। इसके बाद जो नीचे वाला माध्यम था, ये नीचे वाले माध्यम को हमने क्या लिया था, पानी लिया था। तो जब प्रकाश की किरण यहाँ पर आके गिरी यानी कि आपतित किरण गिरा था तो आपतन बिंदु से हमने क्या खींचा, एक अभिलंब खींचा। उसके बाद जो अपवर्तित किरण था, इस अपवर्तित किरण को अभिलंब की ओर हमने क्या कर दिया था, मोड़ दिया था। ये आपतित किरण जो थी इसको जाना तो कैसे चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा ना जाके इसको क्या किया था, अभिलंब की ओर मोड़ दिया था। अब तो अब समझ में आया। तो जरा देखो यहाँ से अगर इन दोनों माध्यमों की बात की जाए तो इन दोनों माध्यमों में कौन सा विरल माध्यम है और कौन सा सघन माध्यम है। तो देखो किसमें प्रकाश की चाल अधिक है, निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक है। तो ऊपर वाला माध्यम जो होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, विरल माध्यम, और पानी वाला माध्यम हो जाएगा, नीचे वाला माध्यम जो हो जाएगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। तो अब जरा ऊपर वाले को ध्यान दो, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर क्या होगा, मुड़ जाएगा। तो देखो जाना तो ऐसे चाहिए था लेकिन ये क्या हुआ, अभिलंब की ओर मुड़ गया। तो बात क्लियर हो गई अब यहाँ से। तो अब रखने की जरूरत नहीं है कि जब हमारा निर्वात से पानी में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, वहां अभिलंब की ओर क्यों मुड़ा था, ये बात तो समझ में आ गई है। ठीक है। अच्छा, इसी को उल्टा जरा कर देते हैं। अगर मैं ऊपर वाले माध्यम को पानी कर देता हूँ और जो नीचे वाला माध्यम है, इस नीचे वाले माध्यम को मैं निर्वात कर देता हूँ, तो क्या अब जो होगी वो प्रकाश की किरण किधर मुड़ेगी, तो जरा जल्दी से बताओ। देखो ये हमारा आपतित किरण हो गया, ये आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु पे हमने क्या कर दिया, एक अभिलंब को खींच दिया। अब दोनों को कंपेयर करो, देखो कौन सा विरल माध्यम है और कौन सा सघन माध्यम। देखो जब प्रकाश की किरण हमें मोड़ना होगा तो हमेशा हम देखेंगे कि कौन सा माध्यम हमारा विरल है और कौन सा माध्यम हमारा सघन है। तो देखो पानी और निर्वात को देखोगे तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है। तो निर्वात जो हो जाएगा ये हमारा कैसा बन जाएगा, विरल माध्यम, और पानी जो बन जाएगा ये हमारा कैसा बन जाएगा, सघन माध्यम। और जब कभी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो कैसी होती है, अभिलंब से दूर हटती है। तो देखो इसको जाना तो चाहिए था सीधा इस तरीके से, लेकिन ये कुछ इस तरीके से दूर हटते हुए आगे की तरफ निकल जाती है। तो बात समझ में आ गई कि प्रकाश की किरण कब अभिलंब से दूर हटेगी और कब प्रकाश की किरण अभिलंब के ओर मुड़ेगी। तो ये बात क्लियर हो गया होगा कि आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। चलिए तो नोट डाल के पहला पॉइंट लिखो, इसमें पहला पॉइंट लिखिए, यदि प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यदि प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर मुड़ जाती है तो दूसरा माध्यम पहले माध्यम की तुलना में सघन है। तो दूसरा माध्यम पहले माध्यम की तुलना में सघन। देखो कह रहा है कि यदि प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, प्रकाश की किरण आया, इसका अपवर्तन हुआ, अगर ये किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ये किरण क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, तो दूसरा माध्यम पहले माध्यम की तुलना में कैसा है, सघन है। यानी कि ये दूसरा माध्यम होगा ये हमारा कैसा हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। और जो ये हमारा पहला माध्यम होगा, ये पहला माध्यम हमारा कैसा हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। ठीक है। ये देखो जो हमने अभी बताया था कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, उसी का जस्ट उल्टा है। कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है, इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया, इसको भी देख लेते हैं। वहां पे हमने क्या लिखा था, जब प्रकाश की किरण जो होगी अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण जो होती है वो अभिलंब की ओर, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है। तो वही चीज तो कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ेगी तो दूसरा माध्यम कैसा
होगा, सघन माध्यम होगा, और पहला माध्यम क्या होगा, विरल माध्यम होगा। ठीक है। अच्छा, इसी बात के तरीके से अपन और भी कहते हैं कि यदि प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर मुड़ जाती है तो पहला माध्यम दूसरे माध्यम की तुलना में कैसा होता है, विरल माध्यम होता है। पहला माध्यम विरल हो जाएगा तो दूसरा माध्यम हमारा कैसा हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। ठीक है। चलिए नोट करके दूसरा पॉइंट है इसमें, दूसरा पॉइंट लिखिए, इसको चित्र बना लीजिए, उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखिए। यदि प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, यदि प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है तो दूसरा माध्यम पहले माध्यम की तुलना में विरल है। यानी कि जो दूसरा माध्यम है वो हमारा विरल माध्यम है, जो दूसरा माध्यम है वो हमारा विरल माध्यम है, और जो पहला माध्यम है ये हमारा कैसा है, सघन माध्यम है। तो उसमें वहां पर बताया था कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब यदि प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हटती है तो दूसरा माध्यम, ये दूसरा माध्यम पहले माध्यम की तुलना में कैसा है, विरल। यानी कि ये माध्यम विरल है तो ये माध्यम हमारा क्या बन जाएगा, सघन माध्यम बन जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से भी इसको डिफाइन करते हैं। चलिए तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो अगली हेडिंग डालते हैं, अगली हेडिंग डाल लो कि कांच के स्लैब से, कांच के स्लैब से अपवर्तन, कांच के स्लैब से अपवर्तन। अब यहाँ पर हमें देखना है कांच के स्लैब से अपवर्तन कैसे होता है। अब चाहे इसको कांच का स्लैब बोल लो या कांच का गुटका बोलो, दोनों बात क्या होती है, सेम ही होती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई एक कांच का गुटका बना लेते हैं, या कांच का स्लैब बोल लीजिए, कांच का स्लैब हमने यहाँ पर बना लिया। ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, तो देखो अंदर वाला माध्यम जो है वो हमारा कैसा है, कांच है, और इस कांच को लाके निर्वात में रख दिया तो ये बाहर वाला माध्यम जो हो जाएगा ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये बाहर वाला माध्यम हमारा निर्वात का माध्यम हो जाएगा, ये बाहर वाला निर्वात का माध्यम हो जाएगा। ठीक है। तो जब देखो कोई भी प्रकाश की किरण यहाँ पर आकर पड़ेगी, यानी कि जो कांच का स्लैब था इस कांच के स्लैब के ऊपर वाली सतह पर आकर पड़ती है, तो ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा ये जिस बिंदु पर पड़ेगा उसको क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे, और आपतन बिंदु से क्या करेंगे, अभिलंब खींचेंगे यहाँ पर। तो अब पहली चीज इसमें ये आती है कि ये बताओ कि जो हमारे अपवर्तित किरण होगी वो अभिलंब से दूर हटेगी कि अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा माध्यम विरल माध्यम है और कौन सा माध्यम सघन माध्यम, क्योंकि इसकी कंडीशन आगे इससे पहले जस्ट पढ़े हैं। तो देखो यहाँ पे अगर निर्वात और कांच की बात करें तो किसमें प्रकाश की चाल अधिक है, निर्वात में। तो निर्वात जो हो जाएगा ये हमारा विरल माध्यम हो जाएगा, और ये कांच जो होगा वो हमारा कैसा बन जाएगा, सघन माध्यम बन जाएगा। तो अब जरा याद करो, अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी कि देखो इस किरण को तो जाना चाहिए इस तरीके से, सीधे इस तरीके से आगे की तरफ क्या होना चाहिए, निकल जाना चाहिए, लेकिन ये किरण क्या होगी, अभिलंब की ओर थोड़ा सा मुड़ जाएगी, इस तरीके से अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। यहाँ पे क्या कर रहा है, जो प्रकाश की किरण है वो कांच में क्या करता है, प्रवेश करता है। जब कांच में प्रवेश करेगा तो उसको ऊपर वाली सतह से क्या होगा, अपवर्तन होगा, क्योंकि वहां पे माध्यम क्या होता है, चेंज होता है। जैसे देखो अगर यही हमारा कांच है, जैसे ये मान लो कि ये हमारा यहाँ पे कांच है, तो जब कांच के इस सतह पे पड़ेगा ऊपर वाली सतह पे, और जब उस कांच में प्रवेश करने लगेगा तो उसका माध्यम चेंज होगा, तो माध्यम चेंज होगा तो प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। अच्छा, सेम इसी प्रकार से जब कांच जब हमारा प्रकाश होगा, ये प्रकाश कांच के निचले सतह पे पड़ेगा तो वापस यहाँ से निकलेगा। जब निकलने लगेगा तो फिर इसका माध्यम क्या होगा, चेंज होगा। देखो पहले इसका माध्यम क्या है, यहाँ पे जिसका माध्यम है ये यहाँ पे माध्यम इसका कैसा है, कांच का माध्यम है, और बाहर जो माध्यम है ये माध्यम हमारा कैसा है, निर्वात का माध्यम है। अंदर जो है वो कांच का माध्यम है, बाहर कैसा है, निर्वात का माध्यम है। जब इसका माध्यम चेंज होगा तो फिर इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो जब अपवर्तन होगा तो यहाँ से क्या करते हैं, आपतन बिंदु से एक लंब खींच देते हैं। हमने क्या कर दिया, एक लंब खींच दिया। अब देखते हैं कि कौन सा माध्यम सघन माध्यम है और कौन सा माध्यम विरल माध्यम है। तो फिर वापस निर्वात और कांच को देखोगे तो निर्वात जो होगा ये हमारा कैसा मिल जाएगा, विरल माध्यम मिल जाएगा, और कांच जो कैसा होगा, ये सघन माध्यम होगा, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है और कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है।
तो अब जरा याद करो कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है। तो देखो प्रकाश की किरण जो होगी वो प्रकाश की किरण कुछ इस तरीके से अभिलंब से दूर हटती हुई जाएगी, इस तरीके से अभिलंब से दूर हटती हुई जाएगी। और जो ये किरण निकलती है लास्ट में, इसी किरण को हम क्या बोलते हैं, इस किरण को बोलेंगे निर्गत किरण। इस किरण को हम क्या बोलेंगे, निर्गत किरण बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो निर्गत किरण होता है, ये निर्गत किरण जब लास्ट से अंतिम वाली सतह से इसका अपवर्तन होता है तो वापस आपतित किरण की दिशा में ही निकल जाती है। यानी कि आपतित किरण को अगर मैं आगे बढ़ा दूं और जो निर्गत किरण होगी ये दोनों कैसी होंगी, समांतर आगे की तरफ बढ़ती हुई जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म और आता है जिसको हम बोलते हैं पार्श्व विस्थापन या पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। ठीक है। तो अब पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, तो पार्श्विक विस्थापन की परिभाषा लिख लो यहाँ पे कि निर्गत किरण तथा आपतित किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ये निर्गत किरण और ये आपतित किरण के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहेंगे, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है। तो एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, इसको लिख लो कि निर्गत किरण तथा आपतित किरण के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और इस तरीके से कांच से प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि पार्श्विक विस्थापन कब ज्यादा होता है। तो देखो जो हमारा पार्श्व विस्थापन होता है, इसको नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के कि सबसे पहला कि जो पार्श्व विस्थापन होगा या पार्श्विक लिख लो कि पार्श्विक विस्थापन जो होगा ये समानुपातिक होता है कांच की मोटाई के। यानी कि कांच की मोटाई जितनी ही ज्यादा होगा इसका पार्श्विक विस्थापन क्या होगा, उतना ही ज्यादा बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है। दूसरा देखो जो हमारा पार्श्व विस्थापन होगा, जो हमारा पार्श्व विस्थापन या पार्श्विक विस्थापन होगा, यह अपवर्तनांक भी कैसा होता है, यह हमारा अपवर्तनांक के समानुपातिक होता है। यानी कि इसका अपवर्तनांक जितना ही ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, पार्श्व विस्थापन होगा। अभी फिलहाल अपवर्तनांक याद है तो जस्ट इसके थोड़ी देर बाद हम अपवर्तनांक को समझेंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें तीसरा भी एक पॉइंट होता है कि हमारा पार्श्व विस्थापन, यहाँ पे हमारा जो आएगा पार्श्व विस्थापन, ये समानुपातिक होता है आपतन कोण के, समानुपातिक होगा आपतन कोण के। यानी कि आपतन कोण जो ये है, ये आपतन कोण जितने ही ज्यादा होगा वो पार्श्व विस्थापन क्या होगा, उतने ही ज्यादा होता है। ठीक है। तो ये तीन चीज यहाँ पर याद रखना। अच्छा, एक चौथा पॉइंट ये भी लिख लो कि पार्श्व विस्थापन जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तरंग दैर्घ्य के। यानी कि तरंग दैर्घ्य जितने ज्यादा होगा इसका जो हमारा यहाँ पे पार्श्विक विस्थापन होगा वो क्या होगा, उतने ही कम होगा। तो ये चौथा पॉइंट यहाँ पे लिख लो कि पार्श्व विस्थापन इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसा होगा, तरंग दैर्घ्य के। ठीक है। चलिए, ये बात क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लिया। अब इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं कि अपवर्तन के नियम। जैसे हमने वहां पे परावर्तन के नियम पढ़े थे कि परावर्तन के हमारे दो नियम होते थे, उसी प्रकार से अपवर्तन के भी हमारे दो नियम होते हैं। तो अपवर्तन के जो होंगे वो हमारे कितने नियम होंगे, दो नियम होंगे। अपवर्तन के हमारे कितने नियम होंगे, यहाँ पर दो नियम होते हैं अपवर्तन के। ठीक है। तो सबसे पहला नियम लिखो, सबसे पहला नियम लिखो कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, कागज के तल में। ठीक है। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम लिखो यहाँ पे, ये दूसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा नियम लिखो, किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए, किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन, आपतन ये वाली ज्या रहेगा, आधा ज्या, इसका होता है साइन, आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन, वहां पे अपवर्तन कोण की ज्या लिखना, अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है। यानी कि यहाँ से हमसे ये कह रहा है कि साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, ये जो होगा ये हमारा एक नियतांक के बराबर होता है, एक कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है। और इसी नियम को हम क्या कहते हैं, इसी नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। जो यही नियम होता है इसी नियम को हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है। जैसे देखो, अगर ये हमारा आपतित
किरण है, यहाँ पे हमारा ये अभिलंब हो गया और ये हमारा अपवर्तित किरण हो गया, तो ये आपतन कोण की जगह साइन आई और अपवर्तन कोण की जगह साइन आर का अनुपात जो होगा ये हमेशा क्या होता है, एक नियतांक होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन का नियम, सर इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसी नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। एक की जगह पे लिखो कि इसी नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। इसी नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। जैसे ये आ गया हमारा पहला माध्यम और ये आ गया हमारा दूसरा माध्यम। उसके आगे लिखो इसको n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल n, इसको n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब देखो इसको लिखते कैसे हैं। इसमें क्या कह रहा है कि जो ये नियतांक होता है, इसी नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। देखो किसका अपवर्तनांक कहते हैं, दूसरे माध्यम को। जिसका अपवर्तनांक कहते हैं उसको n के दाहिनी साइड में लिखते हैं और जिसके सापेक्ष में निकालते हैं उसको n के बाईं साइड में लिखते हैं। तो इसको पढ़ेंगे कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, और ये अपवर्तनांक किसके बराबर होगा, नियतांक, यानी कि ये जो होगा ये हमारा साइन आई बाई साइन आर के बराबर होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा देखो, इसी को जो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसको इस तरीके से भी लिखते गए n21। n21 का मतलब हुआ कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये सापेक्ष वाली कहानी यहाँ पे समझ होगी कि अपवर्तनांक आएगा तो वहां पर भी सापेक्ष ही चलेगा सब कुछ। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये कहता कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि किसका अपवर्तनांक कह रहा है, पहले माध्यम का। तो जब पहले माध्यम का अपवर्तनांक कहता है तो पहला जो होता वो कहाँ लिखा जाता, n के दाहिने साइड में लिख जाता, और जिसके सापेक्ष में कहता उसको किधर कहता है, n के बाईं साइड में लिखता। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लिखते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो किसके बराबर होता है, एक नियतांक के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर होगा। यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन आई डिवाइड बाई साइन आर जो होगा एक n के बराबर होगा, या यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन आई जो होगा वो n इंटू साइन आर के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, साइन आई बराबर क्या होगा, n इंटू साइन आर के बराबर होगा। ठीक है, चलिए कितना नोट कर लीजिए, यहाँ पर नोट कर लिया। देखिए इसी चीज को हम इसी से आगे समझना है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि साइन आई बराबर n इंटू साइन आर। ठीक, n इंटू साइन आर। अब यहाँ पे देखो, अभी तक जितनी भी आपतित किरण होती थी उन सारे आपतित किरण को हम किसी ना किसी एक एंगल पे गिराते थे, यानी कि वो सारी आपतित किरण जो थी वो अभिलंब के साथ ये कोई ना कोई कोण बनाती थी। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा हो जाए कि जो हमारी आपतित किरण है वो सतह के लंबवत हो जाए, यानी कि वो सतह के कैसे हो जाए, लंबवत हो जाए, यानी कि इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कितना हो जाए, 0 डिग्री। देखो इसी कोण को, जो हमारा ये आपतित किरण था, इसको उठा के क्या कर दिया, इसी अभिलंब पे उठाकर रख दिया। अब बताओ इन दोनों के अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री। अगर ये 0 डिग्री है यानी कि I का मान, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं कि I बराबर हमारा कितना होगा, 0 होगा। अगर I 0 है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से साइन I का मान भी कितना होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि साइन 0 का मान कितना होगा, 0 के बराबर होता है। ठीक, ये बात तो समझ में आई ना। इसको ऐसे बोल देते हैं कि यदि आपतित किरण सतह के लंबवत गिराई जाए तो फिर क्या होगा। तो देखो इसको नाम देते हैं कि हमारा फर्स्ट। तो फर्स्ट से देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 से देखोगे तो ये हो जाएगा 0 बराबर n इंटू साइन आर के। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू साइन आर बराबर 0 होता है। इन दोनों में डिफरेंस तो समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर कोई भी दो संख्या दिया हुआ है, मान लो एक संख्या a है और b है, इन दोनों का गुणनफल जो है वो 0 के बराबर है, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो 0 है। अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी होता है जब उनमें से कोई भी एक संख्या क्या हो, 0 हो। या तो यहाँ पे हमारा a जो है ये a हमारा कैसा हो जाए, 0 हो जाए, और b जो हो जाए वो हमारा कैसा हो जाए, नॉन 0 हो जाए। तब तो इन दोनों का गुणनफल जो होगा वो हमारा कैसा होगा, 0 के बराबर होगा। या इसको ऐसे भी कर सकते
सकते हैं कि जो हमारा ए है वो हमारा ए कैसा हो जाए, नॉन जीरो हो जाए, और बी जो हो जाए वो हमारा कैसा हो जाए, जीरो हो जाए, तब भी इनका गुणनफल क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। यानी कि हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर कहीं भी दो संख्याओं का गुणनफल जीरो हो जा रहा है तो उनमें से कोई भी एक संख्या का जीरो होना जरूरी है, तभी उनका गुणनफल क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो अब यहाँ पे देखो n इंटू साइन आर, इसका गुणनफल कितना है, जीरो के बराबर है, तो या तो n जीरो होगा या तो क्या होगा, साइन आर जीरो होगा। अब देखो यहाँ पे n जीरो नहीं हो सकता है, n जो होगा यहाँ पे n कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि n क्या है, अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक कभी भी जीरो नहीं होता है। अब n जीरो तो नहीं हो सकता है, तो फिर हमें किसको जीरो करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे किसको जीरो करेंगे, साइन आर बराबर क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। अगर साइन आर बराबर जीरो है तो यहाँ पे आर का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आर का मान 0 डिग्री कैसे हो जाएगा। अच्छा चलो मैथ में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, देख लेते हैं यहाँ पे भी थोड़ा सा कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि साइन आर बराबर कितना है, 0 है, और 0 साइन 0 का मान कितना होता है, 0 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0 की लिख सकते हैं, साइन 0 डिग्री लिख सकते हैं। अगर ये साइन दूसरे साइड जाएगा तो आर बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स साइन का 0। अब ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा तो आर बराबर बचेगा कितना, 0 डिग्री तो बचेगा। खैर अगर ये नहीं समझ में आया तो ये हम जब मैथ पढ़ेंगे ज्योमेट्री में, तो सॉरी जब ट्रिग्नोमेट्री में मैथ पढ़ेंगे तो वहां पे हम कायदे से देखेंगे। अभी फिलहाल ध्यान रखो कि आर का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। अगर वो करना चाहो तो इस तरीके से आर का मान कितना जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। यानी कि जो हमारा अपवर्तन कोण है वो अपवर्तन कोण भी हमारा कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यदि कोई भी किरण अगर सतह के लंबवत पड़ती है तो वो सीधा उसी दिशा में आगे की तरफ निकल जाएगी बिना अपवर्तन हुए, क्योंकि जब हमने आर का मान सॉरी आई का मान क्या है, 0 ले लिया, यानी कि अपवर्तन कोण का मान 0 ले लिया तो अपवर्तन कोण का मान भी कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखो यहाँ पे, यदि प्रकाश की किरण सतह के लंबवत पड़ेगी, यदि प्रकाश की किरण सतह के लंबवत गिरेगी, ऐसे लिख लो, यदि प्रकाश की किरण सतह के लंबवत गिरेगी तो वो सीधा अपने मार्ग से आगे की तरफ निकल जाएगा, उसमें कोई भी विचलन नहीं होगा। तो अगर सतह के लंबवत पड़ेगी तो सीधा आगे की तरफ निकल जाएगा, उसमें कोई भी विचलन नहीं होता है। ठीक है, तो यही हमें बताने का मकसद था। ये ज्यादातर कंपटीशन में आता है कि यदि आई का मान हम 0 कर दें तो आर का मान कितना होगा, तो आर का मान भी कितना होगा, 0 होगा, वो सीधा आगे की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अपवर्तनांक। तो हेडिंग लगा लेते हैं कि अपवर्तनांक। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह विचलन उस माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है कि कितनी प्रकाश की चाल है, जितनी प्रकाश की चाल होगी उसी हिसाब से उसका विचलन होता है। तो यहाँ से मैं भी कह सकते हैं कि जो हमारा अपवर्तनांक होगा ये दोनों माध्यमों के चालों का अनुपात होता है। तो अपवर्तनांक दोनों माध्यमों के चालों का अनुपात होता है। ठीक है, तो यहाँ से रिजल्ट ये भी निकल के आता है कि यदि माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो है वो ज्यादा है, अपवर्तनांक अगर ज्यादा है तो वो माध्यम जो होगा वो माध्यम हमारा कैसा होगा, सघन माध्यम होगा। सघन माध्यम का मतलब क्या हुआ कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। और यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो है वो कम है तो वो माध्यम हमारा कैसा होगा, विरल माध्यम होगा। यदि अपवर्तनांक कम है तो वो माध्यम कैसा होगा, विरल माध्यम, यानी कि उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद जो अगला हेडिंग आता है हमारा वो है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो अगली हेडिंग डाल लो कि निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक इसमें लिखो कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे m से। जैसे अगर हमसे पूछे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है ये होता है बच्चों हमारा कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, ये हो जाएगा हमारा निर्वात में प्रकाश की चाल, और डिवाइड बाई उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल।
अब उस माध्यम का मतलब क्या है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक हम निकालते हैं, देखो जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो हमेशा किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक निकलता है। जैसे अगर हम यहाँ पे पूछें कि हमें ये बताओ कि यहाँ पर हमारा जो पानी का अपवर्तनांक कितना होगा, अगर हमसे केवल पानी का अपवर्तनांक ही पूछ रहा है तो पानी का अपवर्तनांक निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो पानी का अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा, हमारा निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल को हम क्या लिख देते हैं, सी लिख देते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, सी है। और उस माध्यम में तो वो माध्यम हमारा कितना होगा, पानी का माध्यम हमारा कौन सा होगा, पानी हो गया। तो यहाँ पे पानी में प्रकाश की चाल कितनी है, इन्हीं को डिवाइड करने के हमारा क्या निकल जाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक निकल जाएगा। किसका, पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकल जाएगा। ठीक है, अभी हमारा कोई माध्यम नहीं है, यहाँ पे कोई माध्यम नहीं रखते हैं, तो ये हो जाएगा, ये माध्यम मान लो हमारा m है, तो ये हो जाएगा c बाई सी एम के बराबर निकल के आ जाता है। यहाँ से जो अपवर्तनांक होगा ये हमारा कितना होगा, यहाँ से c बाई सी एम के बराबर होगा, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइड बाय उस माध्यम में प्रकाश की चाल। और इसकी जो यूनिट होती है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, ये हमेशा कैसा होता है, यूनिट लेस होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। ठीक है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, अगर हमें जैसे अगर हमसे पूछ लिया जाए कि पानी का अपवर्तनांक क्या होगा, तो सिंपल सा काम करना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइड बाय पानी में प्रकाश की चाल। अगर हमसे कोई पूछ ले कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, तो कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइड बाय कांच में प्रकाश की चाल। उस माध्यम, वो माध्यम हमारा क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, फिर वो माध्यम हमारा क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होगा, तो ये NW का अपवर्तनांक कितना होगा, तो NW का अपवर्तनांक क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइड बाय उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है कितनी होती है, 3 × 10⁸, और डिवाइड बाय पानी में प्रकाश की चाल कितनी है, तो 2.25 × 10⁸ के बराबर। यहाँ से ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, ये बचेगा 3/2.25। इस पॉइंट को हटा के ऊपर क्या करते हैं, 2 जीरो यहाँ से बढ़ा देते हैं, तो हो जाएगा 300/225 के बराबर निकल जाएगा। तो पानी का जो अपवर्तनांक होगा वो 300/225 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काटोगे तो काटने के बाद ये आएगा लगभग में हमारा 1.33 के बराबर आता है। तो पानी का अपवर्तनांक जो होता है 1.33 के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा देखो, जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। देखो, जब निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं, यानी किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं, तो हमेशा किसके सापेक्ष में निकलता है, हमेशा देखो निर्वात के सापेक्ष में निकलता है। निर्वात का मतलब क्या है, वायु है, तो यहाँ पे A करके भी लिखा जाता है, A करके भी लिखा जाता है, यानी कि पानी का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष में, निर्वात के सापेक्ष में। इसको ना लिखो तब भी चल जाएगा, और लिख दो तो और अच्छा हो जाएगा। जैसे बोलते हैं सोने पे सुहागा हो जाएगा, वही वाला काम यहाँ पर होता है कि पानी का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष में, तो हवा के सापेक्ष में, निर्वात के सापेक्ष में कितना होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। इसी में एक एग्जांपल और देखते हैं कि जैसे यहाँ पे हमसे बोल दिया जाए कि ये बताओ कि इसका अपवर्तनांक कितना होगा, चाहे इस तरीके से बोले और चाहे केवल क्या जी लिख के बोले तब भी क्या बात है, सेम ही बात है। यानी कि जब हमें क्या निकालना, कांच का अपवर्तनांक निकालना किसके सापेक्ष में, हवा के सापेक्ष में। ये सिंपल आपसे पूछ रहा है कि कांच का क्या बताओ, निरपेक्ष अपवर्तनांक बताओ, दोनों बात क्या होगी, सेम ही होगी। तो यहाँ चलो एक करके लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कांच का अपवर्तनांक बताना किसके सापेक्ष में, हवा के सापेक्ष में बताना है, निर्वात के सापेक्ष में। तो इसका फार्मूला क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइड बाय कांच में प्रकाश की चाल। कांच यानी ग्लास में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी, 3 × 10⁸, और कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸। यहाँ से कैंसिल होगा तो बनेगा 3/2, तो ये आ जाएगा हमारा 1.5। यानी कि कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो हमारा कितना होता है, 1.5 के बराबर होता है। अगर कोई हमसे बोल रहा है कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, तो हम समझ जाएंगे कि हमसे क्या पूछ रहा है कि कांच का अपवर्तनांक बता रहा है, हमें क्या बता रहा है, कांच का अपवर्तनांक वो बता रहा है। अब कांच का अपवर्तनांक बोले या फिर ऐसे बोले कि कांच का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष में, दोनों बात क्या होती है, सेम ही होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो फेमस क्वेश्चन बनता है कि ये बताओ यदि पानी का अपवर्तनांक, जैसे कह रहा है कि यदि पानी का अपवर्तनांक, यदि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, 1.33 है, इसका क्या अभिप्राय है, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इसका क्या अभिप्राय है। तो देखो, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इसका अभिप्राय यही है कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा पानी में प्रकाश की चाल का अनुपात कितना है, 1.33 के बराबर है। देखो इसका फार्मूला से देखो, निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइड बाय पानी में प्रकाश की चाल, तो 1.33 कहाँ से आया कि निर्वात में प्रकाश की चाल और डिवाइड बाय पानी में प्रकाश की चाल का अनुपात कितना है, 1.3। देखो इन दोनों का अनुपात तो निकाल रहे हैं, तो किसके बराबर आ रहा है, 1.33 के बराबर आ रहा है।
है। ठीक है, तो इसको लिख लो कि पानी में निर्वात में प्रकाश की चाल तथा पानी में प्रकाश की चाल का अनुपात कितना है, 1.33 के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनता था। चलिए इतना पूरा नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। इसके बाद जो हमारा अगला है डी वो है हमारा आपेक्षिक अपवर्तनांक। यहाँ डाल लेते हैं कि आपेक्षिक अपवर्तनांक, आपेक्षिक अपवर्तनांक। ठीक, आपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लो कि किन्हीं दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को किन्हीं दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। अब देखो यहाँ पे जो हमारा होगा, अब दूसरा माध्यम जो होगा वो हमारा हवा नहीं होगा, कोई दूसरा माध्यम जो होगा वो पानी हो सकता है, कांच हो सकता है, या फिर अगर पहला माध्यम कांच है तो दूसरा माध्यम हमारा क्या हो जाएगा, कोई हीरा हो सकता है। इस तरीके से हमारा दूसरा माध्यम होगा, यानी कि अब दूसरा माध्यम जो हमारा निकलता था वो हमारा क्या होगा, हवा नहीं होगा, तो उस माध्यम में इसका अपवर्तनांक निकालना है। तो इसके लिए भी हम फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं। तो इसे लिख लेते हैं कि माध्यम एक में, यहाँ पे लिखते हैं कि माध्यम एक में माध्यम एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसको नाम दे देते हैं, इसको लिख देते हैं N1 से। ठीक है, तो माध्यम एक का अपवर्तनांक C/C1 के बराबर होगा। मान लो कि माध्यम एक की प्रकाश की चाल कितनी है, C1 है, और उसमें निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, C है। इसी तरीके से हम निकालेंगे कि माध्यम दो में माध्यम दो का निरपेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम दो का निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसको नाम दे देते हैं N2, और ये हो जाएगा C/C2 के बराबर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से निकालते हैं कि माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक। तो माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे? देखो किसका अपवर्तनांक निकालना है, माध्यम दो का, तो माध्यम दो हमारा किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, सापेक्ष में किसके निकालना है, एक के, तो बाएं साइड में क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा N2 डिवाइड बाई N1 के बराबर। जरा N2 का मान रखो तो हो जाएगा C/C2 और डिवाइड बाई C/C1 के बराबर। देखो ये C से C क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 1/C2, इसको जब ऊपर ले जाओगे तो जाएगा C1/1, तो यहाँ से निकल जाएगा N21, और ये बराबर हो जाएगा C1/C2 के बराबर। अगर हमें निकालना है कि माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष में, या ऐसे बोलो कि माध्यम एक का अपवर्तनांक दो के सापेक्ष में, ये होगा कि माध्यम एक में प्रकाश की चाल डिवाइड बाई माध्यम दो में प्रकाश की चाल, इसका जो अनुपात होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका अपवर्तनांक निकल जाएगा। और देखो स्टार्टिंग में जब हमने बताया था तो अपवर्तनांक क्या बताया था कि अपवर्तनांक जो होता है वो किन्हीं भी दो माध्यमों में प्रकाश की चालों का क्या होता है, अनुपात होता है। तो देखो अपवर्तनांक जो निकला वो क्या निकला, दो माध्यम हुए थे, इन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालों का जो अनुपात होता है वही हमारा क्या आ गया, अपवर्तनांक आ गया। अच्छा, जो इससे पहले मैं निरपेक्ष हुआ था, निरपेक्ष में भी तो ये होता था कि अगर मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे निकालूं कि पानी का अपवर्तनांक निकालते थे तो C/CW लिखते थे, अरे तो इस तरफ हमारा एयर भी तो होता था। तो यहाँ पे देखो इसका हम निकालते थे कि हवा के सापेक्ष में पानी का अपवर्तनांक, तो यहाँ पे ऊपर क्या आता था कि निर्वात में यानी हवा में प्रकाश का चाल डिवाइड बाई पानी में प्रकाश की चाल, यानी कि दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालों का क्या है, अनुपात है। यही बात तो हम स्टार्टिंग में बताए थे कि अपवर्तनांक क्या होता है कि किन्हीं भी दो माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात ही अपवर्तनांक कहलाता है। देखो वही चीज तो बाहर निकल के यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, चलिए इतना नोट करके इसमें दो क्वेश्चन देख लेते हैं। नोट कर लिया। जैसे हमसे यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है यहाँ पे कि NGW इसका मान होता है। NGW का मान क्या हो गया, या इसको ऐसे भी लैंग्वेज में लिख सकता है कि पानी के सापेक्ष में कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, पानी के सापेक्ष में कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखो पानी के सापेक्ष में कांच का अपवर्तनांक, इसको कैसे लिखेंगे, जिसका अपवर्तनांक निकालते हैं उसकी चाल नीचे होती है, और जिसके सापेक्ष में निकालते हैं उसकी चाल क्या होती है, ऊपर होती है। देखो वहां पे ऐसे लिख लेते हैं हम कि N21 यानी एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक, तो एक में प्रकाश की चाल डिवाइड बाई दो में प्रकाश की चाल, जिसके सापेक्ष में निकालते थे उसकी प्रकाश की चाल कहाँ होती थी, ऊपर होती थी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे
पानी की प्रकाश की चाल डिवाइड बाय कांच में प्रकाश की चाल। तो पानी में प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 2.25 इंटू 10 पे पावर 8 और कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है 2 इंटू 10 पे पावर 8 के बराबर। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 2.25 डिवाइड बाई 2 के बराबर। जरा इसको काट दो, यहाँ से मिल जाएगा 1.1, ये हो जाएगा 2 टू जा 4 तो हो जाएगा 5, तो इसका मान आ जाएगा 1.125 के बराबर। यानी कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो होगा वो कितना होगा 1.125 के बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ऐसे भी निकाल सकते हो कि जैसे यहाँ पे निकल जाए कि कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक हमसे पूछा, जस्ट इसका क्या कर दे रहा है, उल्टा कर दे रहा है। ठीक, तो कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना होगा, तो देखो किसके सापेक्ष में निकाल लो, कांच के सापेक्ष में। तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, ऊपर हो जाएगी और पानी में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। अब दोनों चालों का क्या है, तो मान लो तो डिवाइड कर दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका अपवर्तनांक निकल जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। तो आपेक्षिक अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे और निरपेक्ष अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसका परिभाषा भी हो गया। परिभाषा भी लिख सकते हैं कि अगर अपवर्तनांक की परिभाषा आ जाए तो क्या होगा। तो अपवर्तनांक की परिभाषा सिंपल सा लाइन में लिख देंगे कि किन्हीं भी दो माध्यमों के चालों के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, वहां पर नहीं बोला था तो इस चीज को वहां पर लिख देंगे। चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है प्रकाश की उत्कर्मणीयता। प्रकाश की उत्कर्मणीयता, प्रकाश की उत्कर्मणीयता। देखो यहाँ से भी एक बहुत बढ़िया रिजल्ट निकल के आएगा, खासकर कंपटीशन वालों बहुत बढ़िया रिजल्ट निकल के आएगा यहाँ से। देखो हम यहाँ पे करते क्या है कि एक कोई कांच का गुटका ले लेते हैं। ठीक, ये हमने क्या कर लिया, एक कांच का गुटका यहाँ पर ले लिया। ठीक, इसको नाम दे देते हैं कि ये हमारा P, Q, R और S है। ठीक, यहाँ से जब प्रकाश का कोई भी प्रकाश की किरण यहाँ से आकर पड़ती है तो ये हमारा आपतित किरण हो जाएगा, ये आपतन बिंदु हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर देंगे, अभिलंब खींच देंगे। ठीक, अब ये बाहर वाला माध्यम जो है, ये बाहर वाला माध्यम हमारा कैसा है, निर्वात है, और अंदर वाला माध्यम जो है, ये अंदर वाला माध्यम ने कैसे ले रखा है, कांच ले रखा है। तो अब देखेंगे कि इन दोनों में कौन सा विरल माध्यम है, कौन सा सघन माध्यम है, क्योंकि जब विरल और सघन पता चलेगा तभी तो हम प्रकाश की किरण को मोड़ पाएंगे कि प्रकाश की किरण जो है यानी कि अपवर्तित किरण जो है वो अभिलंब की ओर मुड़ेगी या फिर अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हटेगी। तो देखेंगे निर्वात जो होगा, ये निर्वात हमारा कैसा होता है, विरल माध्यम होता है, और कांच जो हो जाएगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। इन दोनों के सापेक्ष में देख रहे हैं तब ये हमारा ये निर्वात कैसा निकल रहा है, विरल माध्यम, और कांच कैसा निकल रहा है, सघन माध्यम। तो जब कभी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो प्रकाश की किरण जो होगी कुछ इस तरीके से अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये हमने अभिलंब N1 N2 मान लेते हैं, इनके बीच का कोण I हो जाएगा और यहाँ पे कोण क्या हो जाएगा, ये R निकल जाएगा। ठीक, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब देखो कुछ समय इसको नाम दे दो, तो ये हमारा O हो जाएगा, ये A हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा B हो जाएगा। देखो हम कुछ समय पहले कैसे मानते हैं यहाँ पे कि OA जो है ये हमारा आपतित किरण है। OA जो है ये हमारा कैसा है, आपतित किरण है, और OB जो है ये कैसी है, ये हमारा अपवर्तित किरण है। OB जो है ये हमारा कैसा है, अपवर्तित किरण है। ठीक, OA हमारा आपतित किरण है, OB कैसा है, अपवर्तित किरण है। जब OA आपतित किरण होगा तो I एंगल I जो होगा, ये जो होगा ये हमारा कैसा होगा, आपतन कोण होगा। ये जो होगा ये हमारा आपतन कोण निकल जाएगा, और एंगल R जो होगा वो हमारा क्या होगा, अपवर्तन, ये जो होगा ये हमारा अपवर्तन कोण होगा। यानी एंगल R जो होगा वो हमारा क्या होगा, अपवर्तन कोण होगा। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये माध्यम हमारा फर्स्ट है और ये माध्यम हमारा क्या है, सेकंड है। ठीक है, तो अब जरा स्नेल का नियम याद करो या फिर अपवर्तन का दूसरा नियम याद करो। अपवर्तन का दूसरा नियम क्या था कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, वहां पे हम निकाले थे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक वहां पर निकाले थे। तो देखो यहाँ पर जो आया था कि साइन I डिवाइड बाई साइन R, यहाँ पे जो आया था हमारा कि साइन I डिवाइड बाई साइन R, ये साइन I डिवाइड बाई साइन R जो होगा वो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। देखो पहला माध्यम हमने क्या लिया है, निर्वात लिया है, और दूसरा माध्यम क्या लिया है, कांच लिया है। ये किसके बराबर होगा, MgA के बराबर होगा। यानी कि
वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमें बता रहा है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। स्नेल का नियम याद करो, जहां से हमने अपवर्तनांक को स्टार्ट किया था, बताया था कि अगर कोई भी आपतित किरण सतह के लंबवत पड़ती है तो सीधा निकल जाती है, उसका अपवर्तन नहीं होता है। तो अगर नहीं याद हो पढ़ के देखो, इसको नाम दे देते हैं कि हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, यानी कि साइन आई अपान साइन आर जो होगा ये जो हो जाएगा हमारा कि निर्वात की वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो दूसरे केस में क्या करते हैं कि जो हमारा OA था, इस OA था, इसको मान लेते हैं अपवर्तित किरण, और जो हमारा OB था इसको मान लेते हैं आपतित किरण। यानी कि अब प्रकाश की किरण जो है जस्ट उल्टा निकल रही है, अब प्रकाश की किरण उल्टा जा रही है, यानी कि हमारी प्रकाश की किरण जा रही है वो सघन माध्यम से क्या जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है। यानी कि हम यहाँ पे ले लेंगे कि OB जो है, ये OB हमारा कैसा है, आपतित किरण। OB जो है वो हमारा कैसा है, आपतित किरण है, और OA जो है ये हमारा कैसा है, अपवर्तित किरण है। ये जो है ये हमारा अपवर्तित किरण है। ठीक है, जब OA जो हो जाएगा अपवर्तित किरण हो जाएगा और OB जो हो जाएगा वो आपतित किरण हो जाएगा, तो यहाँ पे जो R हो जाएगा एंगल R, बाकी सबको IR को ऐसे रहने देते, तो एंगल R जो हो जाएगा ये हमारा क्या बन जाएगा, आपतन कोण। एंगल R जो होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, आपतन कोण, और एंगल I जो होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, अपवर्तन कोण बन जाएगा। ये बन जाएगा हमारा अपवर्तन कोण बन जाएगा, यहाँ से ये हमारा अपवर्तन कोण बन जाएगा। अब वापस यहाँ पे स्नेल का नियम लगाते हैं, तो देखो ये हमारा क्या बन जाएगा, वापस आओगे तो ये हमारा फर्स्ट माध्यम और ये हमारा क्या बन जाएगा, सेकंड माध्यम बन जाएगा। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और पहले माध्यम के सापेक्ष यहाँ पे देखो पहला माध्यम क्या है, कांच है, और दूसरा माध्यम क्या है, निर्वात है। तो देखो लिख रहा हूँ कि पहले माध्यम के सापेक्ष, पहला माध्यम कांच है और दूसरा माध्यम क्या है, निर्वात है, कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या निकाल रहे हैं, अपवर्तनांक निकाल रहे हैं। ये किसके बराबर होगा, साइन आई अपान साइन आर। या ऐसे देखो, अब यहाँ पे आई आर में कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको ऐसे समझो कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, ये इसके बराबर होता है। तो आपतन कोण अब यहाँ पे क्या है, आर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन आर, और डिवाइड बाई ये क्या आ जाएगा, साइन आई के बराबर निकल के आ जाएगा। बात समझ में यहाँ पे केवल क्या कर दिया है, इसको पहले जो किरण था तो ये हमारा निर्वात से कांच में जा रहा था, अब की बार क्या करते हैं, किरण जो है वो कांच से किसमें जा रहा है, निर्वात में जा रहा है। अच्छा एक चीज और देखो, जब कांच से निर्वात में जा रहा है यानी कि सघन से विरल माध्यम में जा रहा है, और जब सघन से विरल माध्यम में जाएगा तो वो अभिलंब से क्या होगा, दूर हटेगा। देखो वो नियम भी फॉलो कर रहा है। अगर यहाँ पे देखोगे कि ये किरण हमारी कुछ इस तरीके से जाती, लेकिन ये क्या अभिलंब से दूर हटता नजर आ रहा है। ठीक है, तो वो वाला नियम भी हमारा यहाँ पे फॉलो हो गया कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। ठीक है, तो अब जरा यहाँ से इसको नाम दे देते हैं, चाहिए लिख लो, देखो यहाँ से इसको ऐसे कर लो, यहाँ से लिख लो कि NGA, जरा इस R को नीचे ले आओ, इस सॉरी पूरे साइन R को नीचे ले आओ, तो ये बन जाएगा हमारा साइन I डिवाइड बाई साइन R के बराबर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो साइन I अपान साइन R किसके बराबर होता है, देखो साइन I अपान साइन R किसके बराबर है, ANG के बराबर है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, GNA जो होगा 1 अपान ANG के बराबर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के यहाँ पर आता है। देखो ये रिजल्ट ये है कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो इसको ऐसे लिख लो कि NAG ये 1/NGA के बराबर होगा। दोनों को क्या कर दो, पलट दो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से क्या मिलेगा कि हमारा जो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, इसके क्या होता है, ये व्युत्क्रम के बराबर होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे अगर हम मान लें कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो है वो हमारा 3/2 के बराबर है। ठीक है,
वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो है वो हमारा कितना है 3/2 है। तो हम अगर ये हमें दे दिया है और हमसे पूछ रहा है कि ये बताओ कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या कहेगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, यानी कि इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब ये सापेक्ष और अपवर्तनांक दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं तो इसका क्या होता है, व्युत्क्रम हो जाता है। इसका उल्टा कर दो, तो जब यहाँ पे निकालेंगे कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 1/3/2 के बराबर निकल जाएगा, और जब ऊपर हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 3/2 के बराबर निकल जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है यहाँ पे। यानी कि अगर मैं जिसके सापेक्ष जिसका अपवर्तनांक निकाल रहा हूँ, अगर उन दोनों को पलट दूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कि उसका क्या बन जाएगा, उल्टा कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखो कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है 3/2, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, यानी कि जिसके सापेक्ष और जिसका अपवर्तनांक निकाल रहे हैं इन दोनों को क्या करते हैं, पलट दे रहे हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। व्युत्क्रम में 3/2 तो ऊपर जाए कितना हो जाएगा 2/3 के बराबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना, इसको स्टार मार्क कर लो, चाहे किस रूप में लिखा है चाहे किस रूप में लिखा है, दोनों बात क्या है सेम ही है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और अगला टॉपिक है कि समांतर पारदर्शी माध्यम में समांतर पारदर्शी माध्यम में या माध्यमों लिख लो कि समांतर पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन, समांतर पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो अगर कोई 2-3 समांतर पारदर्शी माध्यम हो जाए तो उसमें प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो देखो यहाँ पे 3 समांतर पारदर्शी माध्यम मानते हैं। ये पहला पारदर्शी माध्यम मान लिया और इसको मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, माध्यम वायु है। दूसरा पारदर्शी माध्यम ये हो गया, और इस पारदर्शी माध्यम को मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, जल है। और तीसरा पारदर्शी माध्यम जो है, ये तीसरा पारदर्शी माध्यम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, कांच है। और वापस कांच के बाद हम फिर वापस पहले माध्यम में आ जाते हैं, यानी कि वायु में हम फिर वापस पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इसको जल मान लेते हैं, ये हमारा माध्यम जो है ये माध्यम हमारा जल है। ठीक है, यहाँ से देखो इस माध्यम को हम मान लेते हैं कि ये माध्यम जो है वो हमारा कैसा है, कांच का माध्यम है। ठीक, ये हमारा कांच का माध्यम है, इस तरीके से कांच का माध्यम में मान रखा है। अब देखो कोई भी प्रकाश की किरण का जब अपवर्तन हो गया, यानी कि पहले प्रकाश की किरण इस सतह पर आकर पड़ेगी, यानी कि जो पहले और दूसरे माध्यम को अलग करने वाली सतह पर आकर पड़ेगी। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आपतित किरण होगा। तो यहाँ पर आपतन बिंदु पर हम क्या डालेंगे, अभिलंब डालेंगे। अब देखेंगे कि प्रकाश की किरण का अपवर्तन किधर होगा, अभिलंब के करीब होगा या अभिलंब की ओर मुड़ेगा या अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। तो देखो वायु और जल में कौन सा माध्यम हमारा विरल माध्यम है और कौन सा माध्यम हमारा सघन माध्यम है। तो वायु और जल में देखेंगे तो वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है, और जल में प्रकाश की चाल कम होती है। तो वायु विरल माध्यम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सघन माध्यम, यानी कि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है। और जब कभी भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो हमेशा अभिलंब की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है। तो ये प्रकाश की किरण जो है वो थोड़ा सा अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, इस तरीके से अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, वापस जब प्रकाश की किरण जल से कांच में प्रवेश करेगा तो फिर इसका माध्यम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब माध्यम चेंज हो रहा है तो फिर यहाँ से क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो फिर देखते हैं कि जल और कांच में कौन सा विरल माध्यम है। तो जल में प्रकाश की चाल अधिक होती है और कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। तो जल हमारा हो जाएगा विरल माध्यम और कांच हो जाएगा सघन माध्यम। तो यानी कि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वापस हमारा कांच का क्या होगा, फिर से अपवर्तन होगा। तो यहाँ से यानी कि अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा यहाँ से। ठीक है, वापस जब ये प्रकाश कांच से जल में निकलना चाहेगा तो फिर इसका क्या होगा, माध्यम देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, माध्यम चेंज हो रहा है। अब देखो कांच और वायु को देखो, इनमें से कौन सा विरल माध्यम है। तो वायु जो है हमारा कैसा है, विरल माध्यम है, और कांच जो कैसा है, सघन माध्यम। यानी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। तो ये प्रकाश की किरण कुछ इस तरीके से अभिलंब से दूर हटती हुई आ जाएगी नजर। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अब जरा थोड़ा सा इसका कोण के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारा जो आपतन कोण होगा इसको नाम दे देते हैं I1,
और ये अपवर्तन कोण होगा, इसको नाम दे देते हैं R1। अब जो अपवर्तन कोण होगा वही इसके लिए क्या हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कोण हमारा R1 और यहाँ पे अपवर्तन कोण को मान लेते हैं, कोण कितना है R2 है। और जो यहाँ के लिए अपवर्तन होगा वही इसके लिए क्या हो जाएगा, आपतन हो जाएगा। तो ये कोण हमारा R2 बन जाएगा। अब देखो वापस ये वायु में निकल जा रही है, यानी कि ये कोण यहाँ पे कितना बनता है I1, तो यहाँ पे वापस कोण कितना बन जाएगा, I1 के बराबर आ जाएगा। ये वाला केस हमने देखो वहां पर भी तो लिया था, जब कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो बताया था वहां पे कि आप जो प्रकाश की किरण होती है जिस कोण के साथ उसमें प्रवेश करती है उसी कोण के साथ क्या होती है, बाहर की तरफ निकल जाती है। क्योंकि वहां पे जो निर्गत कोण था वो आपतित किरण था, वो दोनों क्या हो गए थे, समांतर हो गए थे। अब यहाँ पर हम स्नेल का नियम लगाते हैं। तो स्नेल का नियम देखो क्या था, ये अगर मान लीजिए हमारा पहला माध्यम है और ये हमारा क्या है, दूसरा माध्यम है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो इसको कैसे लिखते थे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये किसके बराबर होता था, कि आपतन कोण की जगह साइन और अपवर्तन कोण की जगह साइन का अनुपात होता था। तो आपतन कोण कितना है, साइन आई है, तो ये हो जाएगा साइन I1 और डिवाइड बाई साइन R1 के बराबर निकल जाएगा, समीकरण नंबर 2। ठीक, अच्छा अब एक काम करते हैं, इन दोनों माध्यमों को लेते हैं, तो कुछ समय के लिए इसको प्रथम माध्यम मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, द्वितीय माध्यम। तो वापस पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या निकल जाएगा, अपवर्तनांक निकल जाएगा। तो देखो पहला माध्यम यहाँ पे कितना है, 2 है, और दूसरा माध्यम कितना है, 3 है, तो इसका अपवर्तनांक देखो यहाँ पे आपतन कोण कितना है, साइन I1, तो ये हो जाएगा साइन R1, तो साइन R1 डिवाइड बाई नीचे कितना है, साइन R2, साइन R1 डिवाइड बाई साइन R2 के बराबर, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो जब प्रकाश की किरण वापस कांच से वायु में निकलेगी तो फिर इसको मान लेते हैं कि पहला माध्यम, और ये जो है इसको मान लेते हैं कि ये हमारा कौन सा है, दूसरा माध्यम है। ठीक है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यहाँ पे निकालेंगे। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो पहला माध्यम कितना है, 3 है, तो 3 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक निकालेंगे। 3 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक, तो यहाँ पे देखो आपतन कोण कितना है, साइन R2, तो ये हो जाएगा साइन R2 और डिवाइड बाई नीचे क्या जाएगा, साइन I1 के बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अच्छा इसमें दिक्कत तो नहीं, यहाँ पे I1, फिर यहाँ पे I1 कैसे आया, देखो जब हमने कांच के स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन देखा था तो उसमें क्या देखा था कि जो हमारा निर्गत किरण था वो आपतित किरण के क्या होता था, समांतर होता था। यानी कि जिस एंगल से जिस कोण पर प्रकाश यहाँ से प्रवेश करती है उसी एंगल से बाहर की तरफ क्या होती है, निकल जाती है। तो यहाँ पे I1 होगा तो यहाँ पर कोण कितना जाएगा, I1 के बराबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे कि समीकरण 1 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि समीकरण 1 2 3 का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक इंटू 2 के सापेक्ष 3 का अपवर्तनांक इंटू 3 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन I1 डिवाइड बाई साइन का R1 इंटू यहाँ पे आ जाएगा साइन का R1 डिवाइड बाई साइन का R2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा साइन का R2 डिवाइड बाई साइन का I1 के बराबर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से देखो इस R1 से R1 कटेगा, R2 से R2 कटेगा, साइन I1 से साइन I1 कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा एक। अब यहाँ से क्या करते हैं कि 2 के सापेक्ष 3 का अपवर्तनांक, इस दोनों को उधर लेके आते तो ये बन जाएगा 1/1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक इंटू 3 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक के बराबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में आगे बता रहा हूँ। हो गया, चलिए यहाँ पे हमारा यहाँ तक आ गया। ठीक, ये आ गया हमारा माध्यम 2 का 3 के सापेक्ष अपवर्तनांक जो होगा वो 1/, होगा माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष इंटू माध्यम 3 का माध्यम 1 के सापेक्ष क्या होगा, अपवर्तनांक होगा। ठीक, अब यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कि हमारा जो ये होगा माध्यम 1 का माध्यम 3 के सापेक्ष अपवर्तनांक जो होगा ये होगा 1 माध्यम 3 का माध्यम 1 के अपवर्तनांक होगा। अभी जैसे इसके पहले जो पढ़े थे प्रकाश की किरणों की उत्क्रमणीयता, तो माध्यम 1 का 3 के सापेक्ष जो होगा इसका व्युत्क्रम होगा 3 का 1 के सापेक्ष होगा। तो देखो यहाँ से लिख सकते हैं माध्यम 2 का 3 के सापेक्ष ये हो जाएगा, देखो 1 इसको ऐसे लिख लो
कि ये हो जाएगा 1/1 का 2 के सापेक्ष इंटू 1/3 का माध्यम 1 के सापेक्ष। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का 3 के सापेक्ष, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा माध्यम 2 का 3 के सापेक्ष बराबर ये हो जाएगा 1 का 3 के सापेक्ष डिवाइड बाई माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष। हमारा यहाँ से फार्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। अब जरा देखो जो हमने 3 माध्यम यहाँ पे लिया था, पहला माध्यम में क्या लिया था, y लिया था, ये हमारा पहला माध्यम था। यहाँ पे हमारा क्या था, जल था। दूसरा माध्यम जो था वो हमने क्या लिया था, पानी लिया था, ये हमारा दूसरा माध्यम था। यहाँ पे जो तीसरा माध्यम लिया था वो हमारा क्या था, कांच था। और वापस y में आके हमारा क्या हो गया, पहला माध्यम हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से जरा इसको बनाने की कोशिश करो। देखो दूसरा माध्यम कितना है, पानी है, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 2 की जगह पे क्या है, तो पानी, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं वाटर, ठीक। और तीसरा माध्यम क्या है, कांच है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिलास हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक फार्मूला और निकल के आएगा हमारा कि कांच पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये जो होगा, देखो पहला माध्यम क्या है, वायु है, ठीक, पहला माध्यम वायु हो जाएगा और तीसरा माध्यम क्या है, कांच है, तो यहाँ पे गिलास आ जाएगा। डिवाइड बाई पहला माध्यम क्या है, वो वायु है, तो यहाँ पे एयर हो जाएगा। और दूसरा माध्यम क्या है, हमारा पानी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर के बराबर निकल जाएगा। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला निकल के आता है कि अगर हमसे ये पूछ रहा है कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखो ये आपेक्षिक अपवर्तनांक में भी हमने पढ़ा था कि पानी के सापेक्ष अगर कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा है तो हम इसको ऐसे भी लिखते थे। देखो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा है तो इसको ऐसे भी लिखते थे कि सापेक्ष किसके पूछ रहा है, पानी के, तो पानी में प्रकाश की चाल डिवाइड बाई कांच में प्रकाश की चाल, इस तरीके से भी निकल के आता था। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा इस तरीके से भी बनता है, इसीलिए पूरी कहानी हमने यहाँ पर कही है। यहाँ तक हो गया। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो है ये हमारा दे रखा है 4/3 के बराबर। हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक दे रखा है 3/2 के बराबर। और हमसे कह रहा है यहाँ से कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन हमारा इस तरीके से बनता है कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो अब देखो वो वाला फार्मूला हमारा यहाँ पे काम नहीं करता क्योंकि हमें यहाँ पे प्रकाश की चाल से निकाला। ये दोनों अपवर्तनांक दे रखा है और ये अपवर्तनांक हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगेगा, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जिसका अपवर्तनांक निकालते हैं उसका अपवर्तनांक हवा के साथ कहाँ होता है, ऊपर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक डिवाइड बाई, देखो कांच का निकाल रहे हैं तो हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक डिवाइड बाई हवा के सापेक्ष किसका हो जाएगा, पानी का अपवर्तनांक। देखो ये ANG का मान कितना है, 4/3 हो जाएगा 4/3 और डिवाइड बाई हो जाएगा 3/2 के बराबर। तो जाएगा 4/3, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/3। तो आंसर कितना जाएगा, 9/8 के बराबर। यानी कि कांच पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 8/9 के बराबर निकल के आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए हमने ये वाला पार्ट करा दिया, ठीक है।